स्वदेशार में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज हम बात करेंगे क्या इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर एन एनर्जी शॉक। और इस समय हम देख रहे हैं कि विश्व के अंदर एक प्रकार का एनर्जी शॉक है। क्रूड प्राइसेस आर अबव $100 पर बैरल, कोल प्राइसेस आर एट अ लाइफ टाइम हाई, गैस प्राइसेस ऑल्सो आर नियरिंग अ लाइफ टाइम हाई। जी हाँ, इंडिया क्योंकि एक नेट इंपोर्टर है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, तो क्या ये जो शॉक लगा है, जो एक रिपल थी, अब एक शॉक वेव हो चुकी है। हाउ प्रिपेयर्ड इज द इकोनॉमी टू हैंडल इट? हाउ मच ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी देयर इन द markets when I say stock prices? And given how geopolitical the flavor is moving, what should be the next port of call for investors? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अयाज मोतीवाला जुड़े हैं। अयाज, मेरा आपके साथ पहली बार ईटी नाउ स्वदेश पे ये इंटरेक्शन है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया निकुंज, थैंक यू फॉर हैविंग अस। अयाज, हम बात कर रहे हैं एक प्रकार का एनर्जी शॉक। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू नॉट क्राइसिस बट एन एनर्जी शॉक। और क्रूड के अलावा भी बाकी कमोडिटीज़ हैं, जैसा मैंने कहा, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। कोल प्राइसेस एट एन ऑल टाइम हाई, गैस प्राइसेस नियरिंग एन ऑल टाइम हाई, क्रूड प्राइसेस एट अ 7-year हाई। हाउ वेल डू यू थिंक इंडियन मार्केट्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर दिस एनर्जी शॉक? तो जैसे निकुंज आपने बताया, ये काफी हद तक ये सारी कमोडिटीज हम लोग एज अ कंट्री इंडिया नेट इंपोर्टर हैं। इन पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल और उसके सारे डेरिवेटिव्स कंपनियां अलग रीत से उसके इनपुट्स लेती हैं और उनको यूज करती हैं या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, यूजिंग दैट एज अ मीडियम और एज अ कैटलिस्ट। तो काफी हद तक ये वो फ्रिक्शनल लॉस होता है, डेड लॉस होता है इन्फ्लेशन का, जैसे हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। तो जो इंडस्ट्रियां इन चीजों को प्राइस कर सकती है वो कर देती है इमीडिएट बेसिस पे। और वो इंडस्ट्रियां वो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है जिनका पहले तो एनर्जी इंटेंसिटी और यूजेज कम होता है और उनके पास सो कॉल्ड प्राइसिंग पावर होता है, जैसे कि कंज्यूमर कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं। एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की बात करें। आप दूसरे एंड पे जहां पे ये स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन रेज किया हुआ है, हाउ प्रिपेयर्ड आर दीज, तो सीमेंट कंपनियां या कोई एनर्जी कंपनियां या बल्क केमिकल कंपनियां, इनकी प्रिपेयर्डनेस इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे जैसे रिजल्ट अनफोल्ड होंगे। बट ये बात फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है दैट अभी ये 105 का दाम हुआ है जैसे कल हुआ है, बट ये 90 की रेंज वाला ऑन 60 और 50 क्रूड ऑयल 1.5 साल पहले की अगर बात करें, वो मूव कर चुका है एंड काफी हद तक ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। और क्रूड का यूजेज इज नॉट वेरी लॉन्ग स्टोरेज वाला कोई भी इंडस्ट्री में। तो मेरा ये मानना है कि एक लेवल तक काफी कुछ या तो लोगों ने मार्जिन में जो कि दिखाया हुआ है उनके रिजल्ट्स में प्रेशर ले लिया है, या उन्होंने थोड़ा सा प्राइसेस इंक्रीज किया हुआ है, क्योंकि अप टू अ पॉइंट हमारी ये बिलीफ सिस्टम है कि ये इंडस्ट्री न्यूट्रल फैक्टर होते हैं, की रॉ इनपुट्स। आप किसी भी चीज की देख लो, वेदर इट इज कॉटन प्राइसेस या व्हीट प्राइसेस फॉर इवन अ बिस्किट कंपनी, शुगर, मिल्क, और उस रीत से क्रूड के चेन में आप चले जाओ, टिपिकली ये इंडस्ट्री न्यूट्रल फैक्टर्स होते हैं। एफिशिएंट कंपनीज ज्यादा अच्छा करती हैं, उनका या तो हेजिंग होता है या उनका सोर्सिंग अच्छा होता है या उनके पास प्राइसिंग पावर होता है और वो बढ़ा लेते हैं। एंड दैट इज वेयर फॉर अस द टेस्ट ऑफ अ कंपनी और कंपनीज आती हैं टाइम्स ऑफ ड्यूरेस में, जब खेल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हेन वी कम टू नो कि ये खिलाड़ी या ये कंपनियां अच्छा कर रही हैं, बिकॉज खराब समय में ही उनका असली स्ट्रेंथ निखर के बाहर आता है। सो लॉन्ग सॉर्ट ऑफ आंसर टू योर क्वेश्चन, डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस है मेरे हिसाब से। थोड़ी कंपनियों का नंबर्स में दिख चुका है, उनका प्रेशर आ चुका है मार्जिन में, एंड आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि गैस प्राइसेस रैली कर ही रहे हैं, ऑयल प्राइसेस रैली कर ही रहे हैं। बट लोग अपनी अपनी रीत से अपना मतलब बिजनेस मॉडल को बढ़ाते हुए कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितना प्राइस इंक्रीज लेना और कितना मार्जिन में प्रेशर एक्सेप्ट करना। तो यहाँ से एक मैं बुनियादी सवाल पूछता हूँ, अगर एनर्जी कॉस्ट ऊपर जाती हैं
तो इसका सीधा प्रभाव या तो सरकारी बैलेंस शीट में आएगा सब्सिडीज़ की वजह से, या फिर अल्टीमेटली इट विल बी पास्ड ऑन टू द एंड यूज़र जो कि कंज्यूमर है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं इंडियन रिटेल फ्यूल प्राइसेस, दिवाली के बाद फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। क्रूड प्राइसेस दिवाली के आसपास $75-80 के आसपास थे, अब $110 के आसपास हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा? ट्रैवलिंग विल बी एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन विल बी एक्सपेंसिव। जी बिल्कुल। ये जो आपने पॉइंट बताया है, एक्चुअली यही रीजन है। अगर हम लोग डिस्कशन को बिजनेस की ओर ले जाते हैं अभी फ्रॉम द टॉप डाउन पर्सपेक्टिव, कि गवर्नमेंट ने उनको, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो बोली जाती हैं, उनको वो फ्रीडम दिया गया था कि जैसे जैसे आपका वो क्रूड ऑयल बढ़ेगा आपको पंप प्राइसेस करने हैं। नाउ टेकिंग द फैक्ट्स जो आपने बताए अभी कि ये प्राइसेस बढ़े नहीं है कॉल इट नवंबर से, और यहाँ पे प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, और ये रोज की डील होती है उनकी। मे बी एक वीक के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई कार्गो, बल्क कार्गो क्रूड का। तो ये तो अभी ये जो डेड लॉस है ऑन अकाउंट ऑफ क्रूड, जिसका वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे कि सऊदी है या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या कोई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो उनको वो जा रहा है जो जिन्होंने भी वो 45 और 60 भी देखा हुआ था उदाहरण के साथ। सो एंड कंज्यूमर में ही ये पास होना है। गवर्नमेंट ये बीच में मैनेज कर सकती है, थोड़ा वो ऑब्जॉर्व करेगी और थोड़ा उसको बैक एंडेड रेट से पास करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर का इन्फ्लेशन हर साइड से आ रहा है। सो कंज्यूमर को फ्यूल और ट्रैवल इन्फ्लेशन तो एक ही बात हुई, उनको सॉफ्ट कमोडिटी का भी इन्फ्लेशन है। आप देख सकते हो सारे सॉफ्ट कमोडिटीज रैली कर लिए हैं। उनको लेबर कॉस्ट का भी प्रेशर है, वेदर इट इज हाउस होल्ड लेबर और लेबर रिलेटेड टू सर्विसेज। आप अगर आप जाओगे तो देखोगे the inflationary increases in casual labor or in organized labor such as taxi services etc, ये बहुत सारे प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट अपना सॉफ्ट मैनेजमेंट कर रही है, बट ओवर टाइम तो ये कंज्यूमर को ही जाना है इम्पैक्ट, और उस रीत से दे विल डेफिनेटली भी कुछ समय तक डिमांड का सिचुएशन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो ये ऑलरेडी सिचुएशन पहले ही बिगड़ा हुआ था या चैलेंजिंग था। प्री कोविड की भी मैं बात करें तो 18-19 से चलता जा रहा है। उसके भी पहले थोड़ा जाएं तो मतलब थोड़ी सी लोगों की घर की स्थिति में चैलेंज आए, बिकॉज नोटबंदी का सिचुएशन आया, डिमोनेटाइजेशन नवंबर 2016, वहां से चलता हुआ सिलसिला 17-18 में थोड़ी सी रिलीफ आई। फिर अगेन आपने देखा होगा कि वो कोविड आ गया, और कोविड का 1.5 साल चल ही रहा है, वेयर डिफरेंट हाउसहोल्ड्स हैव हैड डिफरेंट चैलेंजेस। सो आई थिंक गवर्नमेंट उस रीत से थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रही है अपनी रीत से, as a big facilitator or participant in the economy, और मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अयाज, अब सवाल ये होता है कि Q3 जो था वह एक ठीक ठाक क्वार्टर था। कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे थे, कुछ के ख़राब थे। Q4 को लेकर के अब शेयर बाज़ार की क्या उम्मीद है, और ये जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पे जिस पे बाज़ार हमेशा ऊपर नीचे जाता है, अगर वह कम होती हैं तो ये एडजस्टमेंट शेयर बाज़ार में कितना और बचा है? जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है एग्रीगेट में, और जिसको मतलब ट्रांसलेट करें इंग्लिश में आपके व्यूअर्स के लिए कि व्हाट इज इन द प्राइस, जैसे लोग पूछने की कोशिश करते हैं और वही टाइप का सवाल आप पूछ रहे हो। तो पहले तो मैं ये शुरू करूंगा दैट Q3 मतलब एक नंबर को ले लें तो 60 to 70% आउट ऑफ 100% कंपनीज ने एक्चुअली अच्छे नंबर रिपोर्ट किए, और ये मार्जिन चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि डिमांड आई थी, बेस इफेक्ट थे, बहुत कुछ वन ऑफ फैक्टर्स हैं बहुत सारी कंपनी और सेक्टर्स में। वही फैक्टर्स Q4 में भी रोल हो रहे हैं। तो जैसे Q4 2020 में कोविड आया था, तो वो क्वार्टर की बेस थोड़ी सी डिप्रेस थी। उस क्वार्टर पे काफी कंपनियों ने 10 से 30%, 40% ग्रोथ किया था लास्ट ईयर, विच इज मार्च 21 का क्वार्टर। अब ये जो मार्च 22 की क्वार्टर की आप बात कर रहे हो, उसकी बेस कोई लोगों की डिप्रेस्ड है और कोई लोगों की काफी एलिवेटेड है, क्योंकि उनके नंबर अच्छे आए थे लास्ट ईयर भी। तो ये
ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है टू गिव अ ब्रॉड ब्रश आंसर ऑन व्हाट इज इन द प्राइस। मेरे हिसाब से मार्केट ने जो ये थोड़ा सा रिएक्शन किया हुआ है, 8 से 12% जो मार्केट डाउन है फ्रॉम द एब्सोल्यूट ऑल टाइम पीक, और उसके भी नीचे सरफेस में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पहले कुछ बात कर रहे थे मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, तो वहां पे स्टॉक्स तो ज्यादा डाउन हो चुके हैं, ज्यादा पिट चुके हैं। कोई स्टॉक्स 20, 25, 40% भी डाउन है। इंटरनेट वाले स्टॉक्स खैर कुछ अलग ही रीत से डाउन है, तो उनका कुछ बीट अलग ही चल रहा है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये दैट ये आप हमारी जो ये बातें हुई है इन्फ्लेशन की, वो मेन स्ट्रीम आ चुका है। अभी ये इन्फ्लेशन का चल रहा है 3-6 महीने से, यूएस रेट्स का चल रहा है 3-6 महीने से, वॉर एक नया सिचुएशन टाइप का आ गया और ट्रिगर कर रहा है। तो हम लोग मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, हम आगे की सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे बचें और आगे पैसे कैसे निवेश करें और कैसे पूंजी कमाएं। तो इसको अगर मैं आगे आपके क्वेश्चन को और आगे लेके चलता हूँ, ये सोच है कि इन्फ्लेशन तो आ चुका है, वो थोड़ा सा फ्लो थ्रू हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, जिसका आंसर अभी मैंने दिया कि काफी ट्रिकी है, सिंगल सेक्टर या बॉटम अप स्टॉक्स से देखना होगा। और उसके बाद अगर सिंगल स्टॉक्स या सिंगल सेक्टर्स की बात करें, तो मेरे हिसाब से, और हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग, और ये लॉन्ग टर्म मानना है कि ये जो बिजनेसेस जो इफेक्टेड हैं, जैसे उदाहरण हमने बात की कि कोई बैंकिंग सेक्टर भी हो गया, कोई सीमेंट हो गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनमें चैलेंजेस हर 2-4 क्वार्टर में आती हैं, जो प्रेसिंग पावर कर सकते हैं, डिमांड है एक्सेट्रा, वर्सेस जो अलग बिजनेसेस जो हम खरीदना चाहते हैं, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं और कॉमनली बोला जाता है ब्रांडेड बिजनेसेस या प्राइसिंग पावर या कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें जाना चाहिए। उसमें हम लोग हैं और उस डायरेक्शन में हम और जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एटलीस्ट प्राइसिंग पावर की क्षमता रखते हैं। शायद उनकी भी डिमांड का सिचुएशन चैलेंजिंग होगा, तो वो लोग ट्रेड ऑफ करेंगे कि यार हम प्राइस बढ़ाएं और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, या लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज को प्रोटेक्ट करें और वॉल्यूम को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कभी हम बना लेंगे। तो हमारा मानना ये है कि ये दोनों का मिक्स होगा, where some companies will do a combination of price and volume trade off, जैसे आप देख सकते हो लीवर या नेस्ले के रिजल्ट या एशियन पेंट के रिजल्ट या मारिको के रिजल्ट, और बाकी वो फ्रेंचाइज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अम्ब्रेला रेज कर लेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड या छोटे रीजनल प्लेयर्स उस कैटेगरीज में घुस जाएंगे। तो उनको अपनी फ्रेंचाइज को भी प्रोटेक्ट करना है, उनके कस्टमर को अपने पास रखना है और आगे बढ़ना है। तो आई गेस पोर्टफोलियो को भी उसी रीत से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बन चुका हुआ पोर्टफोलियो, उसको एट द मार्जिन उसको थोड़ा ट्वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो कीपिंग 1 क्वार्टर इन माइंड, जो आपने पूछा Q4 का, बट आगे का भी सोचते हुए यही हम लोग कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल अयाज, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हैं, इस समय एनर्जी कॉस्ट की कंसर्न्स हैं, तो हाउ कैन वन मेक देयर पोर्टफोलियो एंड व्हाट शुड वन बाय इन देयर पोर्टफोलियो टू मेक इट इन्फ्लेशन इंसुलेटेड? ऐसी कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन का असर ज़्यादा नहीं आएगा? जी, तो इसमें इस क्वेश्चन, अगर ये भी आपने बहुत गहरे सवाल पूछे हैं, बहुत ही ब्रॉड सवाल पूछे, तो इसमें भी मैं थोड़ा समय लूंगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन देने की हमारे तरफ से, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली पहली बात तो ये है कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एबिलिटी होती है कंपनी की इन्फ्लेशन को मतलब स्वॉलो करने की या मैनेज करने की और उसके बाहर निकलने की, लेट्स से। तो ये जो हम लोग बात करते हैं मार्केट्स में, ऐसी थोड़ी बिजनेसेस हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर थोड़ा बेटर है। उदाहरण कंज्यूमर कंपनीज, थोड़ी सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई हेल्थ केयर कंपनी, हॉस्पिटल्स वगैरह। आईटी सर्विसेज में अभी वो इन्फ्लेशन अदर देन पीपल एट्रिशन आया नहीं है, पर उनका ट्रैवल शुरू होगा, उनका वीजा कॉस्ट होगा, उनका क्लाइंट इंटरेक्शन और मीटिंग्स का कॉस्ट होगा रिलेटेड टू ट्रैवल एंड इन पर्सन मीटिंग, तो उनका भी कॉस्ट आएगा। बट हमारा मानना है कि ये 3-4 बिजनेसेस ब्रॉड लेवल पे जो इस समय और भी ज्यादा सेंस कर रही है। और दूसरी बात ये है कि इसको 12-18 महीने के आगे की लेंसेज से अगर देखें,
और सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटीज दोनों के इन्फ्लेशन अगर थोड़े सेटल हो जाते हैं, तो ये कंपनियां काफी हद तक जो ये प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, जो उन्होंने कोविड में भी बताई थी, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, लोगों को उन्होंने रैशनलाइज किया था, ट्रैवल बजट्स एक्सेट्रा, उन्होंने वो रिटेन किया। तो यही हमारा मानना है कि ये पोस्ट इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीजेस का बल्क प्रोपोर्शन ये अपने पास मैनेज कर पाएंगे, एंड दस इनके नंबर्स 18-24 महीने के बाद वाले की आउटलुक मार्केट में जब ये फिल्टर आउट होंगी, फिल्टर इन होंगी रादर, सॉरी, तो ये स्टॉक्स में पैसा बनने की आशा है। ये इसी कारण हमने ये सब स्टॉक्स में थोड़े थोड़े पोजीशंस लिए हुए हैं, और ये करना चाहिए। अब बात आती है इन्फ्लेशन अफेक्टेड कंपनियां, उनका कैसे सोचना चाहिए। तो आई थिंक उनका भी वो स्टेप अप फंक्शन है। बेस्ट सेक्टर टू डिस्क्राइब अभी के लिए कि 3 साल पहले स्टील सेक्टर की जो हालत थी, और वो एनसीएलटी में केसेस में जो 2-3 स्टील स्टॉक बिके हैं, इंक्लूडिंग टाटा ने एक कंपनी खरीदी हुई है, उनका तो बहुत ही ज्यादा पे बैक जल्दी हो गया, वे बियॉन्ड IRR एक्सपेक्टेशंस और बजट्स ऑफ द एनालिस्ट और उनके M&A बैंकर्स का, क्योंकि स्टील सेक्टर में तेजी आ गई। तो वो उसको एक्सटेंड करते हुए अगर आगे का सोचते हैं, तो आई थिंक जो सेक्टर्स में चैलेंज है, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटीज, आगे समय के लिए स्टील भी, इनमें डिमांड का चैलेंजेस जरूर दिख रहा है। तो आई थिंक इन सेक्टर्स को हम अभी डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये सेक्टर्स हम ज्यादा इसमें करते नहीं है। सो दैट इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर पोर्टफोलियोज। जी, आप हमारे साथ चर्चा पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी शुक्रिया, थैंक यू।